In this lecture, we will discuss about the wind energy. So, what is wind energy? Wind energy is an indirect form of solar energy. विंड एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी से ही मिलती है। विंड एनर्जी समझने के लिए पहले समझते हैं कि विंड क्या होती है और वो क्यों चलती है। देखिए, विंड के पास एनर्जी है। विंड, आपने देखा होगा जब भी हवाएं तेज तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। तो वो कैसे गिर जाते हैं? इसका मतलब उसके पास जो हवा चल रही है उसके पास एनर्जी तो है। अब ये हमें देखना है कि उस एनर्जी को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो विंड है ये क्यों चलती है, हवाएं क्यों चलती है। तो विंड एनर्जी जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की इसका मतलब कि सोलर एनर्जी का कुछ ना कुछ रोल है यहाँ पे, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। और उन्हीं की एनर्जी को यूज जब हम कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, तो दे आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवाएं चल रही हैं वो अर्थ की अनइवन हीटिंग, अर्थ की जो सरफेस है उसकी अनइवन हीटिंग और या फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से चलती है। अनइवन हीटिंग का मतलब कहीं पे सूरज की जो रोशनी है वो ज्यादा आ रही है, वहां पे जो एरिया है वो गर्म हो गया है। कहीं पे सूरज की जो रोशनी है या जो सोलर एनर्जी है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे क्या है, कोल्ड एरिया है। तो इस अनइवन हीटिंग की वजह से या फिर और अर्थ के रोटेशन, दोनों अलग अलग रीजन है। दोनों का कंबाइंड रीजन नहीं है, दोनों अलग अलग रीजन है। तो दोनों अलग अलग रीजंस की वजह से हवाएं चलती है। तो अन ठीक है, रोटेशन की वजह से तो समझ में आ रहा है कि अर्थ रोटेट हो रही है, तो उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का कुछ वेट है, और वो वेट की वजह से वो अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो ग्लू नहीं है, वो चिपका हुआ नहीं है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं है। लेकिन जब अर्थ रोटेट होगी तो उसके साथ में उसी की फोर्स की वजह से जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रो जो फोर्स है वो महसूस करता है, जिसकी वजह से रोटेशन की वजह से भी विंड चलती है। दूसरा है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की जो सरफेस है उसकी अनइवन हीटिंग, यानी कहीं गर्म कहीं ठंडा, उसकी वजह से भी हवाएं चलती है। होता क्या है, देखो, जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस हैं, जो हवा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मूव करती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी गैसेस होंगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। इसका मतलब अगर हवा चल रही है तो कहीं पे हाई प्रेशर जोन बन रहा है और कहीं पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की वजह से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव कर रही हैं, और इसी को हम बोलते हैं ब्लोइंग विंड, यानी कि हवा चल रही है। ठीक है, अब ये जो हाई प्रेशर जोन है और लो प्रेशर जोन है ये कैसे बनते हैं? ठीक है, तो अब ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन है ये टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से बनते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस है वो कहीं पे गर्म कहीं पे ठंडी रहेगी, तो उसी की वजह से ये हाई और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो हाई और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से हवा चल रही है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी। जो प्रेशर डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी। तो आपने देखा होगा जनरली जो आंधी वांधी का जो जब भी मौसम बनता है वहां पे तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं चलने का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि हमेशा वहां पे आपने देखा होगा कि जनरली ऐसा जो आंधी वांधी आती है वो बादलों के टाइम पे आती है, जब अर्थ की जो सरफेस पे अर्थ की सरफेस पे सोलर एनर्जी नहीं पहुंच पाती, उस समय पे ही जनरली आंधी आती है, क्योंकि वो जो जोन है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, अनइबिनिटिंग, और जहाँ पे बादल नहीं है वहां पे गर्म रहता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और इसकी वजह से बहुत तेज हवाएं चलती है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो हवाएं हैं वो तेज चलेंगी। ठीक है, अब रीजन समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। द मेन कॉज ऑफ विंड इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द डिफरेंस एरियाज। तो जहां पे देखो सोलर एनर्जी जहां पे पूरी की पूरी बिल्कुल फुल्ली आ रही है, सनी रे है एकदम बिल्कुल पूरी फुल्ली आ रही है, तो वहां पे क्या होगा कि जो अर्थ की सरफेस है वो गर्म हो जाएगी, नीचे वाला जो एरिया है वो गर्म होगा। अब जब ये हवा जो है वो गर्म होगी या जो गैसेस हैं यहाँ पे वो गर्म होगी, तो गर्म होने से क्या होगा, वार्म होने से, गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है।
डेंसिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और दूर दूर, क्योंकि गर्म होने से मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो और दूर दूर ट्रेवल करने लगते हैं, दूर दूर उसका ट्रेवल करने लगते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे मतलब डेंसिटी कम हो रही है ऑब्वियसली, मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो इस एरिया में जो गैसेस वगैरह होंगी वो हीट हो जाएंगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब इसकी डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेस हैं जब वो टेम्परेचर से हीट होगी, हीट होने के बाद उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। आपने देखा होगा हमेशा कि जब भी हम किसी वेसल में पानी को गर्म करते हैं तो जो वेपर बनती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, गर्म होने से डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर जाती है। वही केस यहाँ पे गैसेस के लिए भी है, जैसे पानी की वेपर ऊपर की तरफ जाती है वैसे ये भी गैसेस जो है वो गर्म होने से ऊपर की तरफ जाती है। अब जब ये गैसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे बन जाता है लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं ये जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो इस एरिया में बन जाएगा लो प्रेशर जोन, इस एरिया में बन जाएगा लो प्रेशर जोन। और कहीं दूसरी जगह जहां पे कोल्ड, जहां पे जो गर्मी है वो उतनी ज्यादा नहीं आ रही, मतलब अनइवन हीटिंग की हम बात करें तो यहाँ पे तो हीटिंग होगी अच्छे से, लेकिन किसी और एरिया में जहाँ पे जो ठंडा इलाका है वहां पे जो हवा है वो हाई उसी प्रेशर पे यही एटमोस्फेयर में बनी हुई है, यानी कि अर्थ की सरफेस पे बनी हुई है। तो वो जो एयर है वो क्या होगी, कोल्ड एयर फिर रश हो जाएगी, क्योंकि एक जगह पे हाई प्रेशर जोन बन गया जहां पे आपका कोल्ड सरफेस है, और जहां पे हॉट सरफेस है वहां की एयर ऊपर चलेगी, वहां पे लो प्रेशर जोन बन गया। तो इस वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर की तरफ से यानी कि कोल्ड रीजन की तरफ से हॉट रीजन की तरफ हवाएं चलने लगती है, क्योंकि जहां पे कोल्ड रीजन है वहां पे हाई प्रेशर है, मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हवाएं जो है धीरे धीरे चलती है। तो वहां पे हाई प्रेशर जोन है, और जहां पे हीटिंग हो गई है, जहां की अर्थ की जो गैसेस है वो ऊपर की तरफ चली गई है लेस डेंसिटी डेंसिटी की वजह से, तो वहां पे लो प्रेशर जोन बन गया है। और जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हवा जो है वो चलने लगेगी, विंड जो है वो ब्लो होने लगेगी, तो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ या फिर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। ठीक है, तो जब गैसेस वार्म अप हो जाती हैं तो उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा फास्ट मूव करने लगते हैं, जिससे वो स्प्रेड होते हैं और गैसेस जो है वो जो है एयर जो है वो राइज करती है, तो इस वजह से जो है ये हवाएं चलती हैं। अब हवाएं चल रही हैं, ब्लो हो रही हैं, हवा हवा क्या है, एक फ्लूइड है बेसिकली, है ना। विंड की हम बात कर रहे हैं तो विंड क्या है, गैसेस, गैसेस क्या है, फ्लूइड है। अब कोई भी फ्लूइड अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, इसके पास इसका मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो मींस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वी हैव ए फ्लूइड एंड वी दैट फ्लूइड हैज काइनेटिक एनर्जी एंड वी हैव टू यूज दैट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द विंड एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग गैसेस आर द विंड एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हमें यूज करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी किसी भी फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करना हमें बखूबी आता है, बहुत अच्छे से आता है। देखिए हाइड्रोलिक टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या होता है, जैसे पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन में एक फ्लूइड है हमारे पास वाटर, उस वाटर को हम ऊपर से नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है वो फ्लूइड ऊपर डैम से नीचे की तरफ, तो दैट फ्लूइड हैज काइनेटिक एनर्जी। एक फ्लूइड है वाटर, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हमने लगाया एक हाइड्रोलिक टरबाइन, उस फ्लूइड को उस टरबाइन पे स्ट्राइक करा और हमें मिल गई मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी के साथ हमने एक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये साइंस तो हमें बहुत अच्छे से आती है कि अगर किसी फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी है तो उसको हमें मैकेनिकल एंड देन इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। तो हमें क्या करना है, उस एनर्जी को, जैसे हमने हाइड्रोलिक टरबाइन लगा के वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल एनर्जी में एंड देन जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो टरबाइन और जनरेटर का जो सेट है उसको एक साथ ही जनरली यूज किया जाता है। टरबाइन पहले उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, देन जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन और प्लस जनरेटर। तो ये जो वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे ही गैस टरबाइन प्लस जनरेटर ये क्या कर देता है, जो गैसेस हैं, कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरीके से स्टीम टरबाइन, जो स्टीम के पास एनर्जी है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरीके से वी हैव फ्लूइड, जो गैसेस हैं यहाँ पे, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से उनमें उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है,
वो मूव कर रही हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। बस इसी काइनेटिक एनर्जी को हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन, जिसको बोलेंगे विंड टरबाइन। ठीक है, तो बेसिकली विंड टरबाइन क्या करेगा, जैसे बाकी के टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन है, गैस टरबाइन है या स्टीम टरबाइन है, वो सब क्या करते हैं, किसी एक फ्लूइड की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन एक जनरेटर की हेल्प से उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही फंक्शन होगा विंड टरबाइन का भी। तो विंड टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की, उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, and then this mechanical energy will be converted in will be converted with the help of a electrical generator in the electrical energy। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैसेस की वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ विंड टरबाइन, और विंड टरबाइन के साथ में कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसको कनेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड वी हैव इलेक्ट्रिकल। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी। तो विंड टरबाइन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स the wind's kinetic energy into electrical energy with the help of electric generator। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की हेल्प से विंड टरबाइन जो है वो क्या करेगा, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके के होते हैं विंड टरबाइन। यहाँ पे देखेंगे लार्ज लार्ज बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और यहाँ पे क्या है, ब्लेड्स लगे रहते हैं जो कि विंड्स की काइनेटिक एनर्जी से घूमते रहते हैं, और इसी रोटेशन से टरबाइन मूव करता है, और इसी टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट रहेगा, और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। विंड टरबाइंस वर्क्स on the reverse principle of a fan that uses electricity to make wind। ठीक है, इलेक्ट्रिक देखिए फैन आपको सबको पता है कि फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। फैन के अंदर होती है एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रोटेट होती है, मींस वो जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी से जो फैन में जो ब्लेड्स लगे रहते हैं वो रोटेट होते हैं, और वो रोटेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, विंड को फेंकते हैं, हवा बनाते हैं। बेसिकली हवा बनाते नहीं, हवा को फेंकते हैं। तो हवा को फेंकते हैं, तो ये प्रिंसिपल होता है फैन का। तो फैन क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ए मोटर। तो वहां पे मोटर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे उसका बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही चलती हुई हवा है, विंड एनर्जी है हमारे पास, तो उसको कन्वर्ट करता है विंड टरबाइन इन इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, इसलिए जनरेटर की हेल्प लेगा। वहां पे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प लेगा। तो जो फैन है उसका बिल्कुल रिवर्स प्रिंसिपल होता है विंड टरबाइन। फैन इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ जो विंड टरबाइन है वो काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो विंड टरबाइन यूजेस विंड एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड टरबाइन क्या करेंगे, विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। तो ये होते हैं विंड टरबाइन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विंड टरबाइन के अंदर की कंस्ट्रक्शन। ये तो हमने अभी ओवरव्यू लिया है, तो इसका अंदर से कंस्ट्रक्शन समझते हैं कैसा होता है। देखिए, जो विंड टरबाइन है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत बड़े साइज का होता है, और बहुत ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं इसमें। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा पोल होता है जिसको बोलते हैं टावर। ठीक है, ये बहुत बड़ा सा एक जो ये जो है वो होलो टाइप का एक पोल होगा जिसको बोलेंगे टावर। अब इस पोल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए पावर केबल्स जो होंगे वो उसके अंदर से जाएंगे। किसी को कुछ मेंटेनेंस करनी है, जो भी करना है, अगर उसको ऊपर की तरफ चढ़ना है तो इसमें क्या होती है, लेडर्स भी लगी होती है अंदर की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़े साइज का टावर होता है जो कि अंदर से होलो है, उसके अंदर लगभग एक कमरे की बराबर जगह है। तो इसके अंदर में लेडर्स भी होंगे ऊपर चढ़ने के लिए, किसी को मेंटेनेंस करना है तो वो सब जो है वो टावर के अंदर होता है। पावर केबल्स जाएंगे यहाँ से जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी, और लेडर होगी जिसमें किसी को मेंटेनेंस करने के लिए ऊपर आना है तो ऊपर भी आ सकते हैं। ये जो साइज है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो विंड टरबाइन है ये इतने बड़े साइज का होता है यहाँ पे, कि ये पीछे वाला इसका जो पोर्शन है, आगे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रोटर या फिर हब, और पीछे वाला जो पोर्शन है इसका, इसको बोलते हैं नेकल। ये जो लिख रहा है नेकल, NACEEL, नेकल। तो ये जो पीछे वाला नेकल वाला पोर्शन होता है ये लगभग 2 कमरे के बराबर होता है। इसमें आदमी चढ़ के इसमें आराम से काम कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े साइज के कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जो विंड टरबाइन है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है कि बहुत बड़े साइज का होता है। ये इवन जो ये ब्लेड्स लगे हुए हैं ना,
ये इतने बड़े साइज के होते हैं कि इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के ट्रक्स यूज किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज। ठीक है, मतलब लगभग मान लीजिए इसको 3 या 4 मंजिल के बराबर ये विंड टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं। तो बहुत बड़े साइज का विंड टरबाइन होता है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्ट करने में भी काफी ज्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है। ठीक है, खैर इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो ये आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रोटर और हब, क्योंकि यहाँ से विंड की डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करना शुरू करेंगे, ब्लेड्स के रोटेट करना शुरू करेंगे। ये जो हब है ये कनेक्ट रहेगा एक शाफ्ट के साथ में, ये वाली जो शाफ्ट है। तो इस शाफ्ट को बोलते हैं लो स्पीड शाफ्ट, क्योंकि देखो होता क्या है, हवा तो जनरली धीरे धीरे चलती है, और हवा धीरे धीरे चलती है तो जो विंड टरबाइन है वो भी बहुत धीरे घूमता है। अगर आपने कभी देखा हो विंड टरबाइन को रोटेट होते हुए, इवन पिक्चर्स में भी या किसी वीडियोस में भी, तो देखेंगे कि विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं बहुत धीरे धीरे स्लोली मूव करते हैं। तो विंड टरबाइन के जो ये ब्लेड्स हैं अगर ये स्लोली मूव करेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे, तो रोटर भी धीरे घूमेगा, और इसके साथ जो ये शाफ्ट कनेक्टेड है ये भी धीरे धीरे ही घूमेगा। इसलिए इस वाली शाफ्ट को बोलते हैं लो स्पीड शाफ्ट। लेकिन इस शाफ्ट के ऊपर, इस शाफ्ट के पीछे लगे रहते हैं गियर्स। तो ये एक बड़ा गियर इस शाफ्ट के साथ रहेगा और छोटा गियर एक दूसरी शाफ्ट को चलाएगा। ठीक है, छोटा गियर एक दूसरी शाफ्ट को चलाएगा। तो ये गियर बॉक्स अरेंजमेंट क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। बेसिकली ये क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो विंड टरबाइन है वो धीरे धीरे घूम रहा है, और जो जनरेटर है उसके अंदर जो शाफ्ट है या उसके अंदर जो कॉइल है उसको तेजी से रोटेट कराना है वोल्टेज जनरेशन के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्पीड को अप करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो जितनी स्पीड से ये रोटर घूम रहा है ना उसका लगभग 80 टाइम्स ये रोटेट करता है विंड टरबाइन। ये जो नीचे वाली शाफ्ट है, हाई स्पीड शाफ्ट जो है, उसके 80 टाइम्स ज्यादा, मींस जो रेशियो है यहाँ पे स्पीड रेशियो वो 80:1 है। यानी कि ये वाली जो शाफ्ट है वो इस गियर की हेल्प से हम 80 गुना ज्यादा तेजी से रोटेट कराते हैं। और ये वाली जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे कनेक्ट रहेगा आपका ये जनरेटर। ये जो है जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगा। यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है शाफ्ट की गियर बॉक्स के साथ में, और नीचे भी कुछ गियर की अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे एक ब्रेक भी लगा हुआ है, क्योंकि आंधी तूफान आ जाती है, तो आंधी तूफान आने में तो विंड टरबाइन जो है वो बहुत तेजी से घूमता है, तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे विंड टरबाइन का जो रोटर है वो कितनी भी स्पीड से घूमे, जनरेटर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 80 कर सकता है, बट हमेशा 80 नहीं करता है, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही होगी तो उसको उतना ज्यादा ये वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट रहता है। नीचे कुछ गियर्स लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं यो ड्राइव, यो मोटर। ये जो नीचे है एक मोटर लगी हुई है, इसको बोलते हैं यो मोटर। यो का मतलब क्या होता है, देखिए जो विंड की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो ऐसे रहेगा, अगर उल्टी चलने लगी इधर की डायरेक्शन में, तो ये यो ड्राइव क्या करता है, इस पूरे के पूरे ऊपर का जो ये पूरा पोर्शन है ना, ये नेकल और रोटर वाला, इसको घुमा देता है। तो इसको बोलते हैं योइंग, YAWING, योइंग। कोई चीज हो रही है मतलब योइंग, तो योइंग कर देता है इसकी मतलब इसको घुमा देता है पूरा, उसका मुंह घुमा, जैसे आदमी खड़ा हुआ है और उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, धड़ वाला जो पोर्शन है वो सीधा ही रहेगा, और उसका जो गर्दन है वो आगे की बजाय पूरे घूम के पीछे हो जाएगा। तो उसी उसी का काम करता है ये यो ड्राइव। उसको घुमाने के लिए छोटी सी मोटर भी लगी रहती है, तो ये मोटर इसको पूरे को घुमा देती है। तो ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे गियर बॉक्स है, जिसकी हेल्प से ये पूरा रोटेट भी हो जाता है और इसकी जो स्पीड है वो भी अप हो जाती है। पीछे लगा हुआ है एक कंट्रोलर और उसके ऊपर लगा हुआ है एक एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो बताता है वो विंड की डायरेक्शन बताएगा। विंड की डायरेक्शन से ये कंट्रोलर देखेगा कि अच्छा डायरेक्शन क्या है, इसको उस हिसाब से ये यो मोटर को फीडबैक देगा और यो मोटर उसको घुमा देगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। आगे वाला जो पोर्शन है दैट इज रोटर और हब। पीछे वाला हो जाएगा नेकल। नेकल के अंदर रहेगा आपका, नेकल के अंदर गियर बॉक्स रहेगा मेनली, और ब्रेक्स रहेंगे और जनरेटर रहेगा और यो ड्राइव रहेगा, और उसके पीछे लगा रहेगा एक एनीमोमीटर जो कि डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये रोटर ब्लेड होगी, गियर हो गया, और पीछे वाला पोर्शन नेकल, इधर से विंड स्क्रीन। यहाँ से जो भी बिजली बनेगी वो इस टॉवर में पावर केबल्स के हेल्प से नीचे आएगी। नीचे लगा रहेगा एक ट्रांसफॉर्मर, नीचे लगा रहेगा एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टेप अप करेगा, उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा और उसके बाद उसको ग्रिड में भेज के सप्लाई कर देगा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड टरबाइन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड टरबाइन। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए देखिए जनरली क्या है, दो तरीके से इसको बनाया जाता है। पहले तो टावर बना देते हैं। अब टावर बनाने के बाद पीछे ये नेकल वाला पोर्शन उस पर माउंट कर देंगे।
अब नेकल वाला मोशन के बाद जो ये आगे रोटर या हब वाला पोर्शन हमें इसमें करना है, इसको लगाने के दो तरीके। या तो हम ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये पहले माउंट कर देते हैं, फिर क्रेन की हेल्प से एक ब्लेड उठा के इसमें लगा देते हैं, फिर दूसरा ब्लेड और फिर तीसरा ब्लेड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो हब है इसमें ब्लेड हम नीचे ही सेट कर लेते हैं और फिर किसी बड़ी क्रेन की हेल्प से इस पूरे को उठा के इसमें माउंट कर देते हैं। तो ये दो तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसको कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा टाइम और कॉस्ट लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी पार्ट्स होते हैं। इवन इसके जो ब्लेड्स होते हैं देखिए उस इतने बड़े होते हैं ब्लेड्स के, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्पेशल टाइप के ट्रक्स यूज किए जाते हैं। ये देखिए ये है गैस टरबाइन, विंड टरबाइन के ब्लेड्स इतने बड़े होते हैं कि इसको पहुंचाना कहीं पे बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। जनरली जो विंड टरबाइंस हैं वो किसी प्लेन एरियाज में या फिर पहाड़ों वहाड़ों पे चलते हैं जहाँ हवा तेज चलती है। पहाड़ों पे तो सड़कें वैसे ही खराब होती हैं, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड टरबाइन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग समझ में आई गई। हवा चलेगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी से ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे। ये जो टरबाइन के ब्लेड से ये रोटेट करेंगे तो बीच वाला जो पोर्शन है जिसको हब बोलते हैं ये भी रोटेट करेगा। इसके साथ कनेक्ट रहेगी एक शाफ्ट, तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी। तो ये हब और ब्लेड्स मिलके विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है वो काफी स्लो रोटेट होगी क्योंकि जो हवा की स्पीड है वो जनरली बहुत कम धीरे धीरे चलती है। तो इसके साथ लगा होगा एक गियर बॉक्स अरेंजमेंट। जो गियर बॉक्स अरेंजमेंट क्या कर देगा, इसकी स्पीड को अप कर देगा, स्पीड को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और उस स्पीड से ये जो दूसरी शाफ्ट है हाई स्पीड शाफ्ट ये रोटेट होगी और ये लगी रहेगी एक जनरेटर में। जनरेटर के अंदर कॉइल होगी, कॉइल रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम फिर लेके जाएंगे नीचे की तरफ और वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करके ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो रोटर और हब वाला पोर्शन है ये विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद उसको सप्लाई कर देंगे। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे मैंने बताया कि इसकी स्पीड जो डायरेक्शन है, इस हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, कभी किसी डायरेक्शन से, कभी ईस्ट टू वेस्ट, कभी वेस्ट टू ईस्ट, कभी एंगल पे रोटेट हो रही है। तो उसके लिए कंट्रोलर रहेगा जो एनीमोमीटर से डायरेक्शन का पता करेगा कि एनीमोमीटर से पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है और वो उससे योर ड्राइव को उसको सिग्नल को भेज देगा और योर ड्राइव क्या करेगा, उसको जो ऊपर का पूरा पोर्शन है उसको रोटेट करा देगा, घुमा देगा, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस डायरेक्शन में उसको रोटेट करा देता है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ विंड टरबाइन और दैट इज द वर्किंग ऑफ विंड टरबाइन। इस तरीके से विंड टरबाइन काम करता है। अब जो विंड टरबाइन है वो दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस। तो अभी जो हमने देखा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है जिसमें ब्लेड्स रहेंगे, हब रहेगा, गियर बॉक्स रहेगा, जनरेटर रहेगा, पीछे वाले पोर्शन को नेकल बोलेंगे, टावर रहेगा, टावर से नीचे सप्लाई आ जाएगी, वहां पे ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करके ग्रिड में भेज देंगे। दूसरे होते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में जो ये वाला पोर्शन है ये आपका रोटर ही रहेगा एक्चुअली में और उसके साथ में इधर से ये प्लेट्स लगे रहेंगे। तो ये जो एक्सिस पे घूमेगा दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ये अगर देखेंगे इस एक्सिस के चारों तरफ ये रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो ये हो जाता है वर्टिकल एक्सिस। दोनों तरीके के यूज होते हैं। तो इस केस में ये वाला जो होगा ये हो जाएगा रोटर का डायमीटर और ये टोटल जो हो जाएगी रोटर की हाइट हो जाएगी। सारा जो कन्वर्जन, ये जो शाफ्ट नीचे आ जाएगी, यहाँ पे नीचे गियर बॉक्स रहेगा क्योंकि धीरे धीरे घूमेगा, नीचे गियर बॉक्स रहेगा, सारा कुछ पोर्शन इसमें नीचे रहेगा। यहाँ पे नेकल में ऊपर रहता है सारा, इसमें नीचे जमीन पर रहेगा क्योंकि वर्टिकल एक्सेस है तो शाफ्ट ऊपर भी रोटेट होगी तो नीचे भी रोटेट होगी। तो नीचे गियर बॉक्स रहेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और जनरेटर रहेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर एक ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करके ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन। ये दो तरीके के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है साइट सिलेक्शन। कुछ भी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है कुछ भी इसका नुकसान नहीं है, सब फायदा ही है, लेकिन साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए हाई एनुअल विंड स्पीड, जो विंड की स्पीड है वो हाई होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हिस्टोरिक डाटा लेंगे जिसके से हम मीन स्पीड निकालेंगे, पूरे साल का एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस एरिया में कितनी रहती है और उसी के बेसिस पे हम उसको डिसाइड करेंगे। तो जो रेंज है लगभग 6 से 30 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट द ईयर रहनी चाहिए, तभी हम उसमें विंड टरबाइन को वहां पे माउंट करेंगे। ठीक है। Tower design must be adequate to withstand maximum wind speed observed the last few years in the installation area। मतलब टॉवर का जो डिजाइन है वो सफिशिएंट होना चाहिए। हाई स्पीड जब चलेगी
ऐसा देखो, हाई स्पीड चलेगी तो विंड टरबाइन तेज घूमेंगे, विंड टरबाइन अगर तेज घूमेगी तो उसमें ब्रेक है, उसको तो संभाल लेंगे, लेकिन सामने से जो थ्रस्ट लग रही है टॉवर पे, क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो उसको विदस्टैंड करने के लिए कहीं ढह के नीचे ना गिर जाए पूरा, है ना। तो इसको विदस्टैंड करने के लिए जो टॉवर है उसका डिजाइन भी बहुत मजबूत होना चाहिए। नो टॉल ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब उस 3 किलोमीटर में उसको प्लेन मैदान चाहिए। 3 किलोमीटर के आसपास में कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ी बिल्डिंग या ऊंचे ऊंचे पेड़ या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे क्या है कि हवा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, हवा ठीक से नहीं आ पाएगी तो विंड टरबाइन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ओपन और प्लेन एरिया या फिर शी शोर, शी शोर मतलब समुद्र के किनारे पे जनरली जो खुला मैदान का एरिया होता है वहां पे बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चलती हैं, वहां पे विंड टरबाइन इंस्टॉल की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि साउथ वाला जो नीचे वाला पोर्शन है साउथ इंडिया का, वहां पे बहुत ज्यादा विंड टरबाइन है, केरला तमिलनाडु इन सब में। माउंटेन गैप्स विच प्रोड्यूसेस विंड फनलिंग, कई जगह फनल, जैसे फनल शेप होता है ना कन्वर्जिंग एरिया का, तो वहां पे भी क्या होता है, एरिया कम होने की वजह से विंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो विंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसी से जो आपका विंड टरबाइन है वो रोटेट होता रहता है। तो उस जगह पे भी जहाँ पे माउंटेन गैप्स होते हैं, कन्वर्जिंग एरिया के, जहाँ पे एरिया कम हो रहा होता है वहां पे उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे भी बहुत तेज तेज हवा चलती है। देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। एडवांटेजेस, रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है, कोई टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं होती। लो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट की भी एक बार लगा दिया छोड़ दिया भूल जाओ, बिजली बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और दिन रात मिलती रहेगी। जैसे सोलर एनर्जी में रात को नहीं मिल पाएगी, सोलर एनर्जी से बहुत बड़े बड़े प्लांट हम लोग लगा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ दिन में ही दे सकते हैं, ठीक है। विंड के साथ क्या है, बेस लोड पे काम कर सकता है, रात में भी चलेगा दिन में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे कोल ट्रांसफर करना है या इस तरीके की कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, एक बार बस सेटअप कर दिया और काम हो गया, अपना बिजली बनती रही। डज नॉट रिक्वायर कंजम्पशन ऑफ वाटर, वाटर वाटर की, जैसे कुछ पावर प्लांट हमें क्या है नदी के किनारे बनाने पड़ते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर हम सोलर कलेक्टर से भी पावर प्लांट को चलाते हैं तो उसमें भी फ्लूइड पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है, पानी वानी की कोई जरूरत है नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट, इनिशियली बहुत खर्चा आता है, इनिशियली जो है इसको बनाने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि बहुत बड़े साइज का होता है और एक से काम नहीं चलता है, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। तो जैसे सोलर पैनल बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, सोलर सेल होता है छोटा, उसको मिला के मॉड्यूल बनाते हैं, फिर बहुत सारे मॉड्यूल्स को लगा देते हैं, बहुत सारे पैनल को लगा देते हैं, तो सोलर पार्क बनता है। उसी तरीके से विंड टरबाइन भी बहुत सारे लगाने होते हैं। जो एक विंड टरबाइन है वो लगभग आपका 8 मेगावाट या 9 मेगावाट तक पावर दे पाता है। तो पूरा पावर प्लांट अगर आपको बनाना है 600 या 1000 मेगावाट का, तो बहुत सारे जो विंड टरबाइन है वो एक साथ लगाने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं विंड फार्म या फिर विंड पार्क। जैसे सोलर पार्क होता है वैसे ही विंड पार्क भी होता है, और विंड फार्म भी बोलते हैं उसको, FAR, विंड फार्म भी बोलते हैं उसको। तो बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, तो हाई इनिशियल कॉस्ट आ जाता है। हैविंग लो इफिशिएंसी, इफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका कोई इतना ज्यादा नुकसान है नहीं, क्योंकि इनपुट तो कुछ देना ही नहीं ना। तो इफिशिएंसी जितनी भी मिल रही है वो फायदे में ही है, पॉजिटिव है। बस हाँ, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, वो रिकवर होनी चाहिए, तो इफिशिएंसी थोड़ी सी इसकी लो रहती है। डिपेंड्स ऑन लोकेशन, सीजन एंड विंड स्पीड, हाँ इस चीज पे तो डिपेंड करेगा कि लोकेशन जो है वो अच्छे से, जहाँ पे एनुअल विंड स्पीड लगभग 6 से 30 मीटर पर सेकंड के रेंज में रहती है, वहीं पे हम इसको लगा सकते हैं। साउंड पोल्यूशन, विंड टरबाइन चलते हैं, बहुत तेज साउंड होता है, बहुत तेज आवाज आती है। एंड स्टोरेज ऑफ विंड इज नॉट पॉसिबल, इससे जो बिजली बनेगी इलेक्ट्रिसिटी में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, विंड एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं थर्मल की फॉर्म में, वैसे विंड को स्टोर नहीं कर सकते, तो दैट इज द एक सम डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज इसका, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि इससे पक्षी मर जाते हैं। तो इतना सब कुछ छोटा मोटा अगर सब सोच के चलेंगे तो फिर तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सर ये है अबाउट द विंड